अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की सियासत गुज़िश्ता 6 सालों से कलाबाजियां खा रही है। फैजाबाद धरना केस के फैसले को गलत कहने वाली, फैसले के खिलाफ नजरसानी में जाने वाली और उस फैसले के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस लाने वाली इमरान खान की तहरीक इंसाफ आज फैजाबाद धरना केस के फैसलों को दुरुस्त करार दे रही है। अपनी ही नजरसानी की अपील वापस ले चुकी है। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर अपनी गलती तस्लीम कर रही है और मान रही है कि यह सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया गया और अब मुतालबा कर रही है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद किया जाए ताकि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। साथ ही ये मुतालबा भी कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में अपनी मुदाखलत खत्म करे। इमरान खान की मकबूलियत को तस्लीम करते हुए उसे इस्टेब्लिशमेंट की कबूलियत से ना जोड़ा जाए और जमहूरी अमल को चलने दिया जाए। ये तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में बहुत बड़ी तब्दीली है, गलती का बहुत बड़ा एतराफ़ है। तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन मांग रही है और इमरान खान के खिलाफ सियासी मैनेजमेंट पर मोतरज़ है। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की भी हामी है, जबकि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब का मुतालबा करने वाली नून लीग ने मामला खुदा पर छोड़ दिया है। कुछ देर पहले साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने देखिए क्या कहा। मियां नवाज शरीफ साहब जब अभी रिसेंटली उनको जब सज़ा हुई थी, आपको याद होगा, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, और वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और उनका वो मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरे नज़दीक वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच। और ये दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीज़ों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा, मुझे आप तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी किसी को जो कल्प्रिट्स होते एक्सपोज कर होते हुए दिखा दें। नून लीग बयानिया ढूंढने की कोशिश कर रही है, बयानिया मिल नहीं रहा है। कुछ बयानिया देने की कोशिश करती है और उसके बाद यू टर्न लेती नजर आती है। 2017 में नवाज शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए तो वज़ीर आज़म बने शाहिद खकान अब्बासी साहब, और वो बतौर वज़ीर आज़म आए विटनेस हैं बहुत सारी चीज़ों के। वो प्री पोल रिगिंग जिसका इल्ज़ाम नून लीग लगाती है, चाहे वो फैज़ाबाद धरना हो जिसके फैसले पर अमल दरामद का आज तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, उसके किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है। आज नून लीग क्या कर रही है और उस वक्त हो क्या रहा था, बाकायदा तौर पर सच क्या है, कहाँ पर नून लीग को खड़ा होना चाहिए। हमारे साथ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब एक अजीब सी सूरत हाल है, ज़ाहिर बतौर वज़ीर आज़म आपने वो सारी की सारी सूरत हाल विटनेस की थी। आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि फैज़ाबाद धरना केस जो है वो उसका फ़ैसला वो आइन और कानून की अमलदारी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बालादस्ती के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस पर मिनोन अमल किया जाए। अगर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो वो भी की जाए, जो जो नासिर मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और नून लीग खामोश हुई है, आप आए विटनेस हैं, क्या हो रहा था उस वक्त? उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म था और मेरी ज़िम्मेदारी थी, और हमारी हालत ये थी कि जो सबसे बड़ी सड़क थी जो मुल्क के दारुल खिलाफे को मिलाती थी बाकी पाकिस्तान से, वो मफलूज कर दी गई थी और कोई शख्स भी वहाँ सफ़र नहीं कर सकता था। एयरपोर्ट आप नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं हो सकता था। मुझे ख़ुद भी कहीं जाना होता था तो हमें एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर में जाना पड़ता था। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही थी कि जब ये हुआ उस वक़्त हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना थे उस वक्त मिफ्ताह इस्माइल साहब, वो 3-4 ममालिक का दौरा कर रहे थे, क्योंकि हमें उस वक़्त फ़ंड रेजिंग करनी थी डॉलर्स में। कोई 2-2.5 अरब डॉलर की बातचीत चल रही थी और वो जहाँ जाते थे यही सवाल होता था कि भाई ये आपके मुल्क में क्या हो रहा है। तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि यहाँ तो हम सड़कें बंद कर लेते हैं, लेकिन उसके जो मुल्क पर असरात होते हैं बड़े गहरे होते हैं। तो ये बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आखिर ये सबकी बेइज्जती भी हुई, मुल्क की भी जो उसकी इज़्ज़त है उसमें कमी आई, और ये बड़े ही एक अजीब से हालात से हम उस वक्त गुज़रे। और उसमें मैं अब आपको क्या बताऊँ, काफ़ी लंबी बातें हैं। हमने इसको मैनेज किया, मैं और एहसन इकबाल साहब थे, हमने इसको मैनेज करने की कोशिश की। उसमें बहुत सी मुश्किलात भी आई। बहरहाल बिल आखिर ये मामला तय हुआ और हम जो बैरून मुल्क मायदे थे, जो उस वक्त पैसे डॉलर्स हम रेज़ कर रहे थे, वो हमें मिल गए। तो बहरहाल मगर भाई साहब उस वक्त ये तो ज़रूर हुआ ना कि वो आ गए और फिर वहाँ पर आकर बैठ गए
और जब वो बैठ गए उसके बाद उनका ये मुतालबा भी मान लिया गया कि फौरी तौर पर कौमी असम्बली ने कहा कि इस तरमीम को वापस ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अदालत भी बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके बाद डेडलाइन दे रही थी, मगर वो नहीं उठ रहे थे। जाहिद हामिद के इस्तीफे से शुरू होने वाली बात पूरी काबीना के इस्तीफे पर आकर रुकी, मगर उसके बाद अचानक आपकी और आर्मी चीफ की फ़ोन पे बात होती है। उस वक्त के DGISP आसिफ गफूर ट्वीट करते हैं कि दोनों अतराफ से आर्मी चीफ ने कहा है कि जी ताकत का इस्तेमाल ना हो। अब दोनों अतराफ हुकूमत और जत्थों को बराबर लाके खड़ा कर दिया। आपकी उसके बाद भी मुलाकात होती रही, आर्मी चीफ से मीटिंग भी होती रही जनरल बाजवा से। ये क्या हो रहा था? क्या सेम पेज पे नहीं थे, या आप ये समझ रहे थे कि जी एजेंसियां सबके पीछे इन्वॉल्व है एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, देखिए, ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2 अलहदा वाक़यात हुए थे, 2 अलहदा धरने हुए थे फैज़ाबाद में। मैं जब वज़ीर-ए-आज़म था तो दूसरे धरने की बात है। उस वक़्त ये हुआ था कि कुछ अफराद आकर पुल पर बैठ गए, उनकी तादाद ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हमें हमेशा मशवरा ये मिला कि इसको खुश रसूबी से तय करें और करना भी चाहिए। हमने भी उनको बड़ा कहा कि आप ये मुल्क की बड़ी बेइज्जती हो रही है, आप इसमें मेहरबानी करें, लेकिन बहरहाल वो बातचीत चलती रही। वहाँ पर जो CCTV के कैमराज थे बड़े सोफिस्टिकेटेड थे, उनके भी तारें काट दी गई, और वो तारें जो हैं वो बग़ैर किसी एक्सपर्टीज़ के नहीं काटी जा सकती थी। उसके बाद हमने कहा कि हमने एक मनसूबा बनाया कि हम उनके जो खाना वाना आता है, जो दीगर लोग आते जाते मिलते हैं, उनको ज़रा हम बंद करेंगे। तो उसके अगले दिन ही एक पिटीशन दायर हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन का नोटिस दिया और IG पुलिस को भी बुला लिया, चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद को भी बुला लिया, और उन्हें हुक्म दिया कि आप मंडे तक इस जगह को खाली करें। हालांकि हमारी ये मनसूबबंदी नहीं थी, हमारा ख्याल था कि आराम से इसको कुछ सूबे से तय करेंगे, और उन्हें कहा गया कि आप कार्रवाई करें। एहसन इकबाल साहब ने वहाँ पर कहा भी IG पुलिस को और चीफ मिनिस्टर को कि आप कार्रवाई ना करें, हमने एक मनसूबबंदी बनाई है, उसके तहत हम करेंगे। बहरहाल वो ना हुआ, और फिर एक हफ्ते का दिन था और मैंने ये सारा मामला खुद देखा है। मैं स्कैनी गवाह हूँ, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से लाहौर जा रहा था। तो जिस तरह पुलिस ने वहाँ पर एक्शन किया वो भी काबिल दीद था। जिस तरह आप माल रोड पर चहलकदमी करते हैं, इस तरह पुलिस ने कार्रवाई की, और वो सारी कार्रवाई मैंने खुद देखी है, और उसके कुछ फ़ोटोज़ भी मेरे पास हैं जो मैंने हेलीकॉप्टर से लिए थे। और जो पंजाब पुलिस थी, जिसके पास उस वक्त तकरीबन 30,000 की नफरी उनकी डिस्पोजल पे थी, उनकी कोई गाड़ी भी वहाँ पर नहीं थी। ये सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के मेरे ख्याल 200-250 लोग थे जो बड़े आराम से, उन्होंने कुछ आंसू गैस के गोले मारे पुल की तरफ, तो पुल की तरफ से एक बहुत सख्त कार्रवाई हुई और वापस आंसू गैस के जो ग्रेनेड थे वो मारे गए और पुलिस पसपा हो गई। ये सारी बात थी। मैं वहाँ से लाहौर गया, IG पुलिस पंजाब से भी एयरपोर्ट पे वो आए थे, होम सेक्रेटरी भी थे, और वो सारे बड़े शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। तो बहरहाल वहाँ से जब हम वापस आए हैं, शाम का वक्त था, तो फिर हम वहीं से गुजरे हेलीकॉप्टर में, तो मैंने देखा कि पंजाब पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी थी, और वो चांदनी चौक पर जो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है वहाँ पर खड़ी थी। और चौधरी निसार साहब के घर पर एक जत्थे ने हमला किया था, जिस पर कोई वहाँ पर पुलिस उसको रोकने के लिए नहीं थी। वहाँ पर चंद जो उनके सिक्योरिटी के लोग तैनात थे, जो शायद रेंजर या FCC से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके वो हमला पसपा किया और उनके घर को बचाया। तो यानी बिल्कुल ही हुकूमत यहाँ पर एक मफलूज थी उस दिन, और कोई कार्रवाई करने के काबिल नहीं थी। ये हमारी कैफियत थी। जब वजारत दाखिला ने उस वक्त हसन इकबाल साहब के में आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया, तो फ़ौज की तरफ से उस वक्त जवाब आया, और उसमें भी ये कहा गया जो आप कह रहे हैं कि जी पुलिस की सलाहियत को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। अब पंजाब पुलिस थी शहबाज शरीफ साहब के मातहत, उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि पंजाब हुकूमत ने रोका नहीं और इन जत्थों को इस्लामाबाद आने दिया। आप भी यही सवाल उठा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पुलिस का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, पुलिस का एक्शन उस वक्त नहीं लिया गया, और आपकी वफाकी हुकूमत मफलूज होकर रह गई। जी, वफाकी, देखिए, वो जब ये धरना जो था ये आया भी था, तो वो पंजाब पुलिस ने कोई रुकावट नहीं डाली, उनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी थी, और उन्होंने उनको एस्कॉर्ट करके आके फैज़ाबाद में छोड़ दिया था। और उसके बाद भी पंजाब पुलिस की तरफ से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली। और जो पंजाब इस्लामाबाद पुलिस थी, उसकी मैंने खुद कैफियत देखी है कि वो बिल्कुल कोई कार्रवाई करने पर तैयार नहीं थे। जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस थी वो हमें अवेलेबल नहीं थी,
और फ़ौज के बारे में जनरल बाजवा साहब से बात हुई तो उन्होंने यही कहा और दुरुस्त कहा। उन्होंने कहा कि जी फ़ौज जो होती है वो इस किस्म के मामलात हैंडल करने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ गोली उनके पास बंदूक होती है, उनके पास कोई और चीज़ नहीं होती जिससे वो इस किस्म के मामलात को मुंतशिर कर सकें। तो बहरहाल फ़ौज का मामला तो नहीं था, लेकिन पैरा मिलिट्री फोर्सेज में नहीं थी। और मैंने उनसे कहा कि जनाब ये मुल्क का मामला है, हम सबको खड़े होकर इसको तय करना पड़ेगा। बहरहाल वो तय तो हो गया बाद में, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें काफ़ी जो रेट ऑफ द स्टेट थी वो काफ़ी मुतासिर हुई। और फिर ये एक उसके बाद उससे पहले भी मामूल बन गया था धरने देना, दारुल हुकूमत को मफलूज करना। उसके बाद ये एक रवायत बन गई कि हर शख्स आकर दारुल हुकूमत को मफलूज करना चाहता है। वैसे भी जो बात की बात है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उस पर मैं आता हूँ, मगर उससे पहले जब आपने जनरल बाजवा से बात की तो साथ में क्या शहबाज शरीफ साहब से भी बात की कि भाई आपने पुलिस को क्यों नहीं अहकाम दिए? आप कह रहे हैं कि आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे उस वक्त के जो IG पंजाब थे, और अब पुलिस ने तो बाकायदा तौर पर एस्कॉर्ट करके पंजाब पुलिस उनको वहां तक लेकर आई, यानी कि इस्लामाबाद को मफलूज करने में पंजाब पुलिस का भी किरदार था। पंजाब पुलिस उस वक्त हुकूमत थी, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, आपने उनसे नहीं कहा कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो एक सेंसिटिव मामला था। उसमें पंजाब पुलिस ने जो लोग थे उनको उन्होंने मुंतशिर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई जानी नुकसान ना हो जाए, तो वो आकर उनको जहाँ पर वो धरना करना चाहते थे वहाँ पर छोड़ गए। उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई जो कोर्ट ने ऑर्डर की थी, ये मेरी और एहसन इकबाल साहब की स्ट्रेटजी नहीं थी। हमने कहा था थोड़ा वक्त देंगे और आराम से इस मामले को डील करेंगे और तेज़ी नहीं करेंगे, बल्कि इस मामले को थोड़ा उनकी जो स्पेस है उसको कम करना शुरू करेंगे। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि कार्रवाई करे। तो जब वो इस्लामाबाद पुलिस कार्रवाई करने आई तो बड़ी बददिली से आई, और जो पंजाब पुलिस थी वो वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं थी। मगर बहरहाल उनको तो पंजाब पुलिस को तो इस्लामाबाद पुलिस को तो मुजाहिरीन ने मुंतशिर कर दिया, जो वापस वहाँ ग्रेनेड मारे गए। एक बड़ी अजीब सी कैफियत थी। मगर कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि फौरन ही किया। शाहिद खान भाई साहब, 8 नवंबर को मुजाहिरीन ने फैज़ाबाद पर धरना दिया, 2000 मुजाहिरीन ने वज़ीर कानून जाहिद आमिर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। 8 नवंबर के 6 दिन बाद 14 नवंबर को तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतरे, 3 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया। फिर उसके 8 दिन बाद 16 नवंबर को कौमी असम्बली ने ख़त्म नबूवत की शिक अपनी असली हालत में बहाल करने की मंजूरी दे दी, मगर उसके बावजूद भी वो नहीं गए। फिर 11 दिन बाद 19 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरना खत्म करने की डेडलाइन दी, मगर हुक्म नहीं माना गया। फिर 20 नवंबर को जिला इंतजामिया और वजारत दाखिला के हुक्काम को धरना खत्म करने के लिए हिदायत की पैरवी ना करने पर शोकॉज नोटिस हुआ। फिर 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया। 24 नवंबर को इस्लामाबाद की इंतजामिया ने मुजाहिरीन को फाइनल वार्निंग दी। तो ये सारा का सारा मामला 20-21 दिन पर मुहित है। ऐसा नहीं है कि वो आके बैठे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, आप लोगों से नहीं जा रहे थे, नहीं हैंडल हो रहे थे वो, और उनके मुतालबात बढ़ते जा रहे थे। वो जाहिद आमिर से मुतालबे की जगह पूरी काबीना के इस्तीफे के मुतालबे पर आ गए थे। देखिए ये सब बातें हुई हैं, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो हुकूमत की मर्ज़ी से नहीं हुई। ये जिस दिन हमने मीटिंग की कि हम इस मामले को, इनके स्पेस को ज़रा कम करेंगे ताकि ये मुंतशिर हो जाएं, उस दिन उसके अगले दिन सुबह पे एक पटिशन दायर हुई जो हुकूमत ने नहीं की थी, और उसकी बुनियाद पर नोटिस दिया गया, IG पुलिस और कमिश्नर को बुलाया गया, और जो मिनिस्टर थे इंटीरियर के, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये हुक्म दिया गया कि आप मंडे तक इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करें, जो कि हमारी स्ट्रेटजी नहीं थी। जब एहसन इकबाल साहब ने पूछा IG पुलिस से और चीफ कमिश्नर से, उन्होंने कहा जी हम पर तो कंटेम्प्ट लग जाएगी, हमने तो कार्रवाई करनी है। मगर भाई साहब उसमें ऐसा लग रहा था ना कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं, क्योंकि शहरी परेशान थे, कोई एयरपोर्ट नहीं जा सकता था, मुल्क का वजीर आजम बाय रोड एयरपोर्ट नहीं जा सकता था जो कि आप थे, शहरी आपस में शहरों के दरमियान नहीं कम्यूट कर पा रहे थे। फिर अदालत में वकला आके कह रहे थे कि केसेस तो लगे हुए हैं, मगर वकला नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि रास्ते बंद किए हुए हैं। तो अदालत, अगर आपने सेफगार्ड करना था ना शहरियों का हक कि वो फ्रीली मूव कर सकें, वो नहीं कर पा रहे थे, 2 हफ्ते के करीब गुजर गए थे, तो अदालत ने हुक्म तो देना था कि जी आप साफ करें, इस सारे के सारे मामले को हल करें। नहीं, देखिए अदालत ने नोटिस उस वक्त दिया जब हमने ये मीटिंग करके ये, मैं मादरत से ये कह रहा हूँ कि जब हमने मीटिंग करके ये फैसला किया कि अब हमने इस मामले को आहिस्ता से इनको सुकेड़ना है, इनकी जो स्पेस है उसको लिमिट करना है और इनको मुंतशिर करना है, लेकिन तेज़ी में नहीं। तो उसके बाद अगले दिन ही पिटिशन हो गई, दूसरे दिन हुक्म दे दिया गया, और तीसरे दिन
जो पुलिस ने एक्शन लिया, और पुलिस के एक्शन की बदली की जो हालत है, मैं उसका खुद ऐनी गवाह हूँ। तो ये बात जरा थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितनी हम इसको मगर फिर एक आला की रूह से बताई है। मगर एक आला सतह का इजलास होता है और सरबराही डीजी रेंजर्स को सौंप दी जाती है कि जी अब आप इस्लामाबाद में धरने के हवाले से आपकी सरबराही है। इतवार की शाम को वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन होता है। 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक फैज़ाबाद धरने की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन का इंचार्ज डीजी रेंजर्स पंजाब को बनाया जाता है। मगर फिर अगले ही दिन 27 नवंबर 2017 को जाहिद हामिद का इस्तीफा आता है, धरना खत्म हो जाता है, मुआहदा होता है, मुआहदे पर एहसन इकबाल साहब और जनरल फैज़ हमीद के बतौर जामिन दस्तखत होते हैं। ये क्या हुआ? जी देखें, ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जो दस्तखत था, मुझे रात को एहसन इकबाल साहब ने पूछा तो मैंने कहा कि आप इस पर दस्तखत मत करें, हमें ऐसे एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करने चाहिए, ये एक रवायत बन जाएगी। बहरहाल उनकी आपस में मुशावरत हुई रात के उसके जब मेरी बातचीत के बाद, तो एहसन इकबाल साहब ने दस्तखत किए और मैं उस बात की हिमायत करता हूँ। मेरे वज़ीर थे जो उन्होंने फ़ैसला किया मौके की मुनासबत से, उन्होंने मुनासिब समझा कि ये इस मामले को हल करने के लिए दस्तखत करना ज़रूरी है, उन्होंने किए और ये सारा मामला ख़त्म हुआ। गहराई में जाएंगे तो मामलात काफ़ी टेढ़े हैं सारे बात के। मतलब गहराई में नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल या हाल कैसे बेहतर होगा? उस वाक़े के बाद से कौन सी ऐसी स्टेबिलिटी आ गई है इस मुल्क में, और 2017 के बाद कौन सा ऐसा स्टेबल हो गया मुल्क? इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जनरल फैज़ हमीद को जामिन बनाने का आइडिया आपका था, एहसन इकबाल साहब का था, उनका खुद का था? कहाँ से बन गए वो जामिन? नहीं, वो हुकूमत की तरफ से, जो ISI की तरफ से उस मामले में वो भी उनसे जो नेगोशिएशन थी उसमें शामिल थे, तो ये वहीं से सारी दस्तखत वगैरह हुए। ये काफ़ी अनयूजुअल बात थी कि दस्तखत किए जाएं सरकारी अफसरान की तरफ से, और ख़ास तौर पे आला फ़ौजी अफसरान की तरफ से या किसी मिनिस्टर की तरफ से। या आमतौर पर DC वगैरह ये एग्रीमेंट साइन करते हैं, डिप्टी DC या कमिश्नर करते हैं। बहरहाल मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये मामलात जो हमें नज़र आता है उससे काफ़ी पेचीदा हैं, और ये मेरा ख्याल है कि TV की ज़ीनत नहीं बनने चाहिए। अगर मुझे अदालत तलब करती है तो मैं उनके सामने सारे हक़ाइक़ रख दूंगा जो मेरी नॉलेज में उस वक्त थे, और एहसन इकबाल साहब भी रख देंगे। यानी कि अभी क्योंकि 27 अक्टूबर तक का टाइम अटॉर्नी जनरल ने लिया, आप कह रहे हैं कि अगर अदालत आपको बुलाती है तो आप जाने को तैयार हैं कि क्या मामलात हो रहे थे, क्या कुछ हुआ था उस वक्त? जी बिल्कुल, जो मेरी नॉलेज में है उनको सब मैं बता दूंगा, जो एहसन इकबाल साहब की नॉलेज में वो भी बता देंगे कि ये सारा मामला हुआ क्या। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है कि ये जो मामलात हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी राय होती हैं, बहुत से पहलू होते हैं इन हक़ाइक़ के, तो वो मुनासिब नहीं होता कि इबहम पैदा हो TV पर ये बातें करके। अच्छा, मगर ऑपरेशन की जो सरबराही थी वो रेंजर्स को दी, और जो रेंजर्स के सरबराह थे वो अगले दिन हज़ार रुपये बांट रहे थे मुजाहिरीन में। ये किसका आइडिया था? जी ये उस दिन हुआ, ये आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये पुलिस एक्शन हो चुका था और पुलिस उनको मुंतशिर करने में नाकाम रही थी, और मैंने बताया कि बहुत ही बददिली से वो ऑपरेशन हुआ, उसकी क्या वजूहत थी। बहरहाल वो नहीं मुंतशिर कर सके, और रात को जो निसार साहब के घर पे एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का हमला हुआ उनका घर जलाने के लिए, बहरहाल वो खुशकिस्मती से पसपा कर दिया गया। तो उसके बाद ये सब मामला जो आपके सामने हैं, तो मगर उस वक्त रेंजर्स क्यों नहीं आई? अगर पुलिस बदली थी या पसपाई का सामना था तो उस वक्त रेंजर्स क्यों नहीं आई? देखिए, रेंजर्स जो थी वो चूँकि पंजाब पुलिस ही नहीं आई, तो जब वो नहीं आए तो रेंजर भी नहीं आई। पंजाब कंस्टेबलरी उनके पास थी, पंजाब पुलिस थी, और रेंजर्स का मुझे अब याद नहीं है कि उनको हमने तलब किया था या नहीं, लेकिन वो भी नहीं आए थे। यहाँ पर सिर्फ पंजाब इस्लामाबाद पुलिस ने एक थोड़ी सी कार्रवाई की और उसके बाद वापस चले गए। अच्छा, और इस सब में हुआ ये कि वो जाहिद हामिद जो वज़ीर क़ानून थे उस वक्त, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे मुजाहिरीन। अब मगर नून लीग की पोजीशन ये थी कि भाई नहीं हो सकता इस्तीफ़ा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि उनके कोई जुर्म की कबूलियत हो गई है, हालांकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, नून लीग का मौक़िफ़ था। फिर अचानक ये खबर आई कि आपकी और शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात हुई और उसके अगले दिन इस्तीफ़ा आ गया जाहिद हामिद साहब का। ये क्या हुआ था? देखिए, ये NSC की मीटिंग हुई, उसमें 2-3 शायद मीटिंग्स हुई थी। उस एक मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ, और मैं यकीनन इसके हक़ में नहीं था, लेकिन फ़ैसला हुआ उस मीटिंग में
कि इस मामले को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है। और ज़ाहिद हामिद साहब का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने ख़ुद ये पहले दिन ही मुझे ऑफ़र की थी कि आप मेरा इस्तीफ़ा दे दें ताकि बात ख़त्म हो सके। मैं उस पर मज़ीद रहा कि नहीं, क्योंकि आपने कोई जुर्म नहीं किया तो आपका इस्तीफ़ा नहीं होना चाहिए, आपने कोई गलती नहीं की। बहरहाल आखिर में जब ये फ़ैसला हुआ कि हाँ यही हल है, इसको यही उनका इस्तीफ़ा दे दिया जाए, तो ज़ाहिद हामिद साहब ने उनकी मैं मशकूर हूँ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ये सारा मामला रफ़ा दफ़ा हुआ। मगर ये क्या शहबाज शरीफ साहब के इसरार पर हुआ? शहबाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा से के इसरार पर हुआ? किस तरह हुआ ये? देखिए, इसरार तो मैं किसी का नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ पर यही मुशावरत के बाद यही बात कही गई कि ये इसको मामले को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है, इसके बगैर ये मामला ख़त्म नहीं होगा। ज़ाहिद हामिद साहब चूँकि पहले दिन ही ये बात कर चुके थे, तो बहरहाल ये एक बड़ी, मैं कहूँगा कि एक बड़ी अफसोसनाक पहलू था कि हमें ये करना पड़ा। बहरहाल ये हमारी तारीख़ के कुछ स्याह बाब हैं, उसमें एक और बाब का इजाफा हो गया। तो आप इस धरने को भी और ये जो सारे के सारे हालात वाक़यात थे, कैसे एक ऐसे इशू को उठाया गया जिसमें ज़ाहिर तमाम जमातें उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा थी, फिर कह भी दिया गया था कि जी हम इस ओथ को वापस बदल रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, उसके बावजूद ये बड़ा इशू बना जो उस वक्त प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही थी नून लीग। नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना, फिर पार्टी सदारत से डिस्क्वालीफाई करना, फिर ताहयात डिस्क्वालीफाई करना, फिर ये वाला मामला भी आप उसी प्री पोल रिगिंग का एक प्लान के तौर पर देखते हैं, या आपको लगता है एक स्पॉन्टेनियस मामला था जो कि उठ गया और हो गया? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, आज 6 साल के बाद कि ये प्री पोल रिगिंग थी, किसी ने साजिश की। खादिर हुसैन रिजवी साहब भी आज हमें नहीं है, वही इस बात की हकीकत जानते हैं कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। बहरहाल एक मुतालबा था, एक गलतफहमी की बुनियाद थी, उसको दूर करने के लिए ज़िम्मेदारी लगाई गई। जो वज़ीर कानून थे, जो कुछ सेनेट में हुआ वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, वहाँ पर क्या किसने बात कही वो भी सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, कौन सी जमात ने वोट दिया उस बिल के हक़ में वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है वो सब बातें जो हक़ाइक़ थे एक तरफ रह गए और एक ऐसी डिमांड आई जिस पर हम कोई भी उसकी नफ़ी नहीं कर सकता था उस बात की। और ज़ाहिद हामिद साहब ने की मेहरबानी है, मैं हमेशा कहता हूँ। मगर एक इशू ये हुआ, इस्तीफ़ा देकर इस बात को ख़त्म किया। मगर एक इशू ये हुआ कि अफसार आलम साहब भी कहते हैं कि उस वक्त एक चैनल था जो ये सारी की सारी चीज़ें दिखा रहा था और मजहबी नफरत अंगेज़ी हो रही थी, उनको बंद करने लगे वो। तो जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि जी आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारा हो रहा है मामला, तो उन्होंने कहा फिर सारे चैनल्स को बंद करें, और वो उसके लिए तैयार नहीं थे। फिर आपने इंटरवीन किया और आपने उस पर अमल दरामद किया जो कि जनरल फैज़ की डिमांड थी। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मुझे किसी ऐसी बात का इल्म ही नहीं है और ना मुझे याद है ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो अफसार आलम साहब जो बात कर रहे हैं वो ये थी कि एक मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया, जो इस मामले से अलहदा थी। तो हमने उनसे पूछा, भाई ये जो लोग जो चैनल ये सब चीज़ें करते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते पैमरा? तो उन्होंने कहा, जी मैं क्या कार्रवाई करूँ, मैंने तो कोई पता नहीं 500 कुछ केसेस अदालतों में गए हुए हैं, अदालतें फ़ैसला ही नहीं करती हैं। मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, अदालत उसको स्टे ऑर्डर दे देती है और फैसले नहीं करते उसके बाद। तो मैंने उस दिन उनसे कहा था, मैं कहा फिर आप एक मेहरबानी करें, आप ये सब केसेस वापस ले लें ताकि अदालतों को भी इल्म हो कि भाई अगर वो फैसले नहीं करेंगे तो मकसद ही जो फोत हो जाता है। अगर एक चैनल ने एक भाई साहब उस वक्त चैनल्स तो बंद किए गए थे, फैलाया है, उस वक्त चैनल्स तो बंद किए गए थे, मगर उस वक्त चैनल्स तो फिर सारे बंद हुए, वो एक ही नहीं हुआ, सारे चैनल्स बंद हुए, ट्रांसमिशंस बंद हुई। जी, चैनल जो बंद होते हैं पाकिस्तान में वो अक्सर पैमरा या हुकूमत नहीं करती, वो भी आप जानते हैं वो कहाँ से बंद होते हैं। यही बात तो अफसार आलम साहब कह रहे हैं, जगह पर है, लेकिन मैंने यही बात वो कह रहे हैं उस वक्त क्या हो रहा था। ये कहा था, तो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर आप भी हामी हो गए थे इस बात के कि ठीक है कर दे बंद सबको। नहीं, मुझे याद नहीं है, मेरे किसी वजीर ने कहा होगा। मैं कभी चैनल्स के मामलात में इनको बंद करने या उनको चलाने में मैं हिस्सा नहीं लेता था। मैं इन बातों को ज़रा बाकियों से बेहतर समझता हूँ। तो बहरहाल वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा वज़ीर थी, ये उन्होंने फ़ैसला किया होगा
कि चैनल बंद कर दें, या ये उनका काम था, ये मेरा काम नहीं था। आपने देखा होगा अफसर आलम साहब तो बाकायदा तौर पर ऑडियोज लेकर आए थे, कैसे उनके स्टाफ को धमकियां दी जाती हैं, कि क्या क्या किया जाता है, एजेंसी के लोग किस तरह धमकियां देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। जी बिल्कुल, ये उस ज़माने में हुआ है, ये बातें सब हुई हैं, और ये बदकिस्मती से हमारे मुल्क की तारीख का हिस्सा बन गई हैं। ये मामलात जो हैं बन तो गई है, मगर एक टर्न अराउंड है। माजी से ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने ये सीखा है कि वो कह रहे हैं कि जी मिनोअन अमल करें। फैजाबाद धरना केस पर यह आइन और कानून की पासदारी के लिए बड़ा लाजमी है। जनरल फैज हमीद के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो की जाए, जो एजेंसियों के किरदार के हवाले से बात की गई उस जजमेंट में की जाए। तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है, नून लीग खामोश बैठी है। नून लीग इस वक्त ऐसा लगता है कॉम्प्रोमाइज पार्टी है। 2018 से पहले जिस सिचुएशन में तहरीक इंसाफ खड़ी थी, उस सूरत में आप खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से विक्टिमाइजेशन का आप नारा लगा रहे थे, आज तहरीक इंसाफ लगा रही है। देखिए, मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, हम तो हुकूमत में नहीं हैं, ना मुस्लिम लीग नून है ना मैं हूँ। अगर कोई अदालत ने कार्रवाई कर दी है तो हक़ाइक़ की बुनियाद पर करे। आप किसी एक अफसर या किसी एक शख्स के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर सकते ना। आपको तो पूरे मामले को देखना होगा, किसकी जिम्मेदारी थी, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। तो ये हम ये कहें जी फलाने की जिम्मेदारी थी, ये नहीं थी, ये मैं और आप फैसला नहीं कर सकते, ना ही आप हक़ाइक़ देकर ये फैसला कर सकते हैं। ये तफ्तीश करनी पड़ती है हर बात की, और होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि तफ्तीश करें, अदालत करना चाहे तो अदालत करे, हुकूमत करना चाहे तो हुकूमत करे। उसके बाद से 3 साल 8 महीने तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत की है, वो तफ्तीश कर लेते इस मामले की। फिर PMLN की गवर्नमेंट आई, 16 महीने वो रहे, वो भी तफ्तीश कर सकते थे। अब नहीं हुए, इंटरिम गवर्नमेंट है, ये तफ्तीश कर ले। और मैंने कहा कि मैं और एहसन इकबाल साहब, मरीम और अज़ेब, हम 3 उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर थे, हम हाजिर हैं, आके हक़ाइक़ बता देंगे जो हमें याद है, जो हमारे इल्म में थे उस वक्त। मगर नवाज शरीफ साहब तो नाम लेके कहते थे ना 2 लोगों का, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा का, पिछले दिनों भी कह रहे थे। फिर अचानक ऐसा लगता है कि पार्टी कंप्लीट यू टर्न ले रही है इस सारे के सारे बयानिए पर कि भाई ये एहतसाब का मामला, इन 2 जर्नलों का, इसके साथ बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा लगता है उन्हें कम्युनिकेट भी किया गया है कि ये नहीं हो सकता है। आप समझते हैं दानिशमंदी का तकाजा यही है कि वो ये ना करें? नहीं, देखिए, यहाँ दानिशमंदी की बात नहीं है, यहाँ हक़ाइक़ और कानून की बात है। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके ख़िलाफ़ एक शिकायत होती है, एक कंप्लेनेंट होता है, उसके बाद सबूत होता है, उसके बाद कौन से कानून के तहत आपने कार्रवाई करनी है वो आपको पर्चा दर्ज कराना पड़ता है, फिर मामला आगे बढ़ता है। तो अगर कोई ऐसी बात है तो ये कर देना चाहिए ऐसा। और ये बात, ये मशवरा आप अपनी जमात को दे रहे हैं। आदमी को मुजरिम पहले बनाते हैं कि तकरीरें, मुजरिम पहले बनाते हैं और उसको इल्ज़ाम बाद में लगाते हैं। और ये हमारी मुल्क की कैफियत है। और ये मशवरा आप अपनी जमात को दे रहे हैं कि तकरीरें बयानिए से आगे बढ़ के केस करें, अगर करना है तो इल्ज़ामात के साथ, स्पेसिफिक इल्ज़ामात के साथ केस करें। ये आपको करना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ बात से ये बात नहीं होगी। अगर हमारे पास कोई सबूत है, मेरी जमात के पास है, मेरे पास है, किसी और के पास है, बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी है कि जाकर आप वो सबूत दें, आप कंप्लेनेंट बने, आप पर्चा दर्ज कराएं और फिर कार्रवाई होगी। ऐसा मगर अब मसला ये कि आपकी जमात के पल्ले कुछ रह गया है इलेक्शन में, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं, जब नवंबर से धरना आगे बढ़ता है तो आप बतौर वज़ीर आज़म एक और क्राइसिस फेस करते हैं, वो है बलूचिस्तान में हुकूमत गिराने का। आपकी पार्टी टूटती है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई जाती है, सेनेट में आपके अपनी सीटों से महरूम किया जाता है, सेनेट चेयरमैन बनते हैं सजरानी साहब, और उनके बारे में बतौर वज़ीर आज़म आप एक राय देते हैं। उस राय के जवाब में इमरान खान कहते हैं कि वो आप अपने अल्फाज वापस लें और माफ़ी मांगें, वरना इस्लामाबाद की तरफ वो मार्च करेंगे। मैं आपके अल्फाज सुनाता हूँ, आपको ज़रा सुनिएगा। सेनेट का चेयरमैन जो है, आज वो पैसे देकर जो वोट लिए गए, जो वोट खरीदे गए, सेनेटरों का ईमान खरीदा गया, उनका ज़मीर खरीदा गया, आज सेनेट का चेयरमैन उन वोटों की वजह से बैठा हुआ है। क्या ऐसे मुल्क की इज्जत दुनिया में हो सकती है? सब एक कंप्लीट टर्न अराउंड है। अब आपको साजिद संजरानी से एतराज़ नहीं है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आपकी जमात की बात कर रहा हूँ, जो कि मौजूदा जमात अगर है, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो आप लोगों के बड़ा करीब आ गई है। इमरान खान को इन सब पर एतराज़ है। उस वक्त जब आपने ये तकरीर की तो इमरान खान ने कहा बयान वापस लें, माफ़ी मांगे, वरना मैं इस्लामाबाद आके मार्च करूँगा और हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया बलूचिस्तान में। सब उल्टा हो रहा है जी। ये बदकिस्मती से हम हालात के साथ बदल जाते हैं और इसमें सब भी शामिल है। देखिए, गुजारिश ये है, ये मैं उस दिन भी इस बात पे कायम था, जितना अरसा मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा, मैं सेनेट में नहीं गया, मैंने इनकार कर दिया। मैंने खुद देखा, मैं कोयटा गया, पूरी जो असम्बली थी बलूचिस्तान की वो गायब थी, मौजूद ही नहीं थी। वज़रा गायब थे, चीफ मिनिस्टर गायब थे,
और सिर्फ एक खातून राहिला साहिबा जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थी वो मौजूद थी और गवर्नर साहब थे। तो हम तीन ने खाना खाया, पूछा कहाँ पर हैं, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, सब लोग गुमशुदा हैं। तो ये कैफियत वहाँ पर हुई। सेनेट का इलेक्शन चोरी हुआ, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन चोरी हुआ, उससे पहले भी लंबी कहानी है। 2014 का धरना हुआ, डॉन लीग्स आ गया, पनामा लीग्स आ गया, 28 जुलाई 2017 का फैसला आ गया, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ दी गई। उसके बाद ये सब मामला आपके सामने होते रहे हैं। तो ये बदनसीबी है कि आज अगर आप आज के जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, ये अगर आप ये सब कड़ियाँ जोड़ना शुरू करें तो मैं तो 2013 तक की बात की, आप उससे पीछे भी ये बातें जाएंगी। मगर अभी तो पैदा नहीं होती, मगर पीछे तो जाए, मगर आगे इस तरह जा रही है कि आपकी पार्टी अब उन्हीं चीज़ों के साथ खड़ी है जिस पर 2017 में तनकीद कर रही थी। और नवाज शरीफ साहब जेल में था, आज इमरान खान साहब जेल में है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो वो ना गिरफ्तार होने को तैयार है ना। अब ऐसा लगता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए से भी पीछे हट गए हैं। जनरल बाजवा जो साहब का एस्टैब्लिशमेंट है, मौजूदा नहीं, उनके एहतसाब के बयानिए से भी पीछे हट गए हैं। पार्टी वजाहतें देती नजर आ रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी आपके करीब है, सादिक संजरानी साहब आपके करीब हैं, ये सब उल्टा हो गया है। तो क्या आपकी पार्टी एक आइडियल पोजीशन में खड़ी है इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, मैं यहाँ पार्टी का डिफेंड नहीं कर सकता कि उनकी क्या पोजीशन है कि नहीं है। ये पार्टी के सदर ही कर सकते हैं, वो इस बात का जवाब दे सकते हैं। और जवाब देना चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ अगर तब्दील हुआ है तो क्यों तब्दील हुआ है। ये बातें बड़ी सीरियस हैं। अगर कल हमारा एक मौक़िफ़ था, आज उसमें बदल गए हैं, तो अवाम को बताना पड़ेगा क्यों उस मौक़िफ़ से हट गए। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये सब कड़ियाँ जो हैं, जब आप इनको जोड़ना शुरू करें तो उसकी ये आकर रुकती हैं 2018 के इलेक्शन की चोरी पे। और 2018 के इलेक्शन की चोरी के बाद जो कुछ मुल्क में हुआ, आज जहाँ पर मुल्क खड़ा है उसमें बहुत बड़ा हाथ उस सारी इलेक्शन का है और इन सब कड़ियों का है जो आपको नज़र आती हैं। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तारीख में तो ये सब हक़ाइक़, ये सब जो मामलात हैं, ये जुड़ते हुए नज़र आते हैं। साहब, मगर आप खुद कह रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक बात करनी चाहिए, अशखास पर इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, फिर जनरल बाजवा जनरल फैज़ पर इल्ज़ाम ना दें तो और किसको इल्ज़ाम दिया जाए? नहीं, आप बिल्कुल इल्ज़ाम दें ना, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। आप जाके कंप्लेनेंट बने, जो भी बनना चाहता है, सबूत दें, उस पर्चा दर्ज होगा, जो भी कानून की दफ़ा हुई उसके तहत कार्रवाई होगी। ये तरीका होता है। वैसे मगर जनरल मुशर्रफ के, मैं माजरत से कहता हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि फलाने आदमी ने ये काम कर दिया है, हम मुजरिम पहले बनाते हैं और इल्ज़ाम बाद में देते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं होती। मैं इस बात के खिलाफ हूँ और ये हम सबके साथ हुआ है। वैसे फिर 2018 का इलेक्शन किसने चोरी किया था आप लोगों से और इमरान खान साहब के लिए? ये भी तारीख का हिस्सा है, ढूंढ ले जाके, उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट बता दे। और ये तो बाजवा साहब ने खुद तस्लीम किया है कि 2000 हमने हाइब्रिड सिस्टम बनाया है, हमने ये सब कुछ किया है। बाजवा साहब ने ये भी कहा कि मैंने इमरान खान साहब को जो मेंबर थे जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे, मैंने पूरे करके दिए थे। ये सब बातें रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैं तो नहीं कह रहा। तो फिर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो आप क्यों कह रहे हैं कि ऐसे अशखास के नाम नहीं, पहले मुजरिम नहीं बना देना चाहिए? अब आप खुद वही कह रहे हैं, उन्होंने किया सारा का सारा। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर हमने खुद एहतसाब का अमल करना है, अगर यही आज मुल्क के मसाइल में सबसे बड़ा मसला है, तो बिल्कुल हमें कार्रवाई करनी चाहिए। मगर आप समझते हैं क्योंकि उसका एक तरीकाकार है, क्योंकि जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करने का जब नवाज शरीफ ने नारा लगाया तो उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। हमें नज़र आया है कि जो साबका जर्नल्स होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, वो कुछ भी कर लें, इदारा प्रोटेक्ट करता है उनको। तो आपको लगता है कि इस वक्त भी मैसेज यही है उन्हें, या उन्हें ये पाथ लेना चाहिए और करनी चाहिए, एहतसाब पर बाकायदा तौर पर केस के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए और लीगली आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये उनकी चॉइस है, ये पार्टी की चॉइस है, मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस है कि वो कैसे इसको करना चाहते हैं। उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में भी ये 2021 में बात की थी और वहीं से ये बात आगे चली थी। तो अब जो अगर कोई इसमें कार्रवाई करनी है तो फिर हुकूमत भी हमारी रही है, उसके अंदर कार्रवाई हो सकती थी, चले नहीं हुई। अब भी अगर ये समझते हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए तो बिल्कुल हमें एक इसके ऊपर एक जो है शिकायत दर्ज करानी चाहिए, उसको कानून के मुताबिक थोड़ी कार्रवाई हो जाएगी। यही तरीका होता है, वरना ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। एज ऑफ नाउ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो जो आपकी 16 महीने की कारकर्दगी है उसको भुलाकर अपने बयानिए पर कॉम्प्रोमाइज़ करके और मुस्तकबिल के प्रोमिसेस करके क्या वो वोट ले सकते हैं? आपको इलेक्शन बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है नून लीग के लिए? देखें, जो 16 महीने की कार्रवाई है, यकीनन उसका असर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट पे पड़ेगा। वो जो 16 महीने की कारकर्दगी है उसका जवाब आपको बैलेट बॉक्स पे आवाम को देना पड़ेगा। लोग
वोटर सवाल करता है, उसके यकीन करें उसके जवाब हमारे पास नहीं होते, लेकिन जवाब देने पड़ेंगे और उसका यकीनन असर जो है वो इलेक्शन पर पड़ेगा। बहरहाल यही सियासत होती है। सियासी जो लोग होते हैं वो इलेक्शन में जाकर मुकाबला करते हैं, एक की फतह होती है, वहीं से बात आगे चलती है। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँगा कि आज मुल्क के जो मामलात हैं उनका तकाजा है कि ज़रा इन सब बातों को एक तरफ रख दें, इनसे सबक ज़रूर हासिल करें, आज आगे की बात करें, आगे के रास्ते का तयन करें। आज ये मुल्क की ज़रूरत है। ये हम जो पुरानी कहानियों में पड़े रहते हैं, जो कुछ हो गया वो हो गया। आज डार साहब ने भी कहा है कि हमने सब कुछ अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया है, तो बहरहाल शायद वही एक तरीका हो इस मामले को ख़त्म करके आगे बढ़ने का। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि आगे की बात करें, इकट्ठे बैठें, मुल्क के मामलात को देखें और हल तलाश करें और आगे के रास्ते का तयन करें। बहुत शुक्रिया शहर गरमाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और हम फिर बात करेंगे। मुल्क में हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। आज बलूचिस्तान का ज़िला मस्तौंग और खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला हंगू दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का निशाना बने। दोनों अजला में होने वाले खुदकुश धमाकों में दर्जनों अफराद शहीद और मुतादी ज़ख्मी हैं। मस्तौंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलूस में होने वाले खुदकुश धमाके में अब तक 52 अफराद शहीद हो चुके हैं और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। जाबाहक अफराद में DSP नवाज़ गिशकोरी भी शामिल हैं, जो जलूस की सिक्योरिटी पर मामूर थे। IG बलूचिस्तान के मुताबिक DSP ने खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश की, जिस पर उसने वहीं पर ही खुदकुश हमला कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के मुताबिक मस्तौंग में धमाका मदीना मस्जिद के करीब उस वक्त हुआ कि जब वहाँ लोग ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए जमा हो रहे थे और फिर उन्होंने जुलूस में शिरकत करनी थी, लेकिन जुलूस शुरू होने से पहले ही धमाका हो गया। यानी शाहिदीन ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताई। हम पीछे से खड़े होते, ये जल्द रवाना होने का धमाक हो गया। मैंने सोचा कोई शायद कोई ट्रांसफ़र बस्ट हो गया, फिर देखा सारा इलाका खून ही खून था। हमारा एक बंदा था, कोई उठाने वाला ही कोई, हम रिक्शे पर उठा इस पदर रही, कोई इंतज़ाम ही नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं था। हम इनों का खून देख कर हम खुद ही बेहोश हो गए। धमाका हुआ, मैं इधर भाग गया, मैं इधर फिर गया, मैंने देखा, मैंने क्या हो गया, मैं खुद परेशान रह गया, हैरान रह गया, मेरी आवाज़ बंद हो गई। 2-3 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद हम लाश उठाने खुद ही शुरू किया। अवाम की गाड़ियों में अवाम ने लाश उठाया, कोई लेवीज नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख का कहना है कि मस्तौंग में पहले कुछ ग्रुप्स एक्टिव थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। माजी में मस्तौंग में दाइश ने ऐसे हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। बहरहाल धमाके के बाद ये इतलात भी आई कि एम्बुलेंसेस की कम तादाद की वजह से ज़ख्मियों को रिक्शों में भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा मस्तौंग और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में नमाज जुमा के दौरान थाने और थाने की मस्जिद में 2 खुदकुश धमाके हुए, जिनमें 5 अफराद शहीद हो गए और 12 अफराद ज़ख्मी हैं। पुलिस हुक्काम, ज़िला इंतज़ामिया और एनी शाहिदीन के मुताबिक जुमे की नमाज के दौरान 2 शिद्दत पसंदों ने थाना दोआबा के अंदर घुसने की कोशिश की और फिर थाने के गेट पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से खुदकुश बमबार थाने के गेट पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरे दहशतगर्द ने थाने के अंदर दाखिल होकर मस्जिद में खुदकुश धमाका कर दिया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक थाने की मस्जिद के अंदर नमाज जुमा के दौरान 60 से 70 नमाजी मौजूद थे। इस दौरान एक खुदकुश हमलावर ने गेट से अंदर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस एहलकार की फायरिंग और गेट पर होने वाले धमाके की आवाज़ सुनकर अक्सर लोग मस्जिद से बाहर निकल गए। लेकिन इस दौरान दूसरा खुदकुश हमलावर मस्जिद में दाखिल हो गया और ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद मस्जिद की छत गिर गई और अंदर मौजूद नमाजी मलबे के नीचे दब गए और इसी वजह से शहादतें भी हुई। एक यानी शाहिद ने जी न्यूज़ को वाक़े की तफसीलात बताई। मैं वज़ू कर रहा था, खुतबा चालू था। इस टाइम में जो गेट पे NDP पुलिस था, उसने फायरिंग खोल दी और उस पुलिस वाले ने जितनी भी नमाजी थी, 60-70 से ज़्यादा नमाजी थी, उस पुलिस वाले ने बचाई थी। पहला जो ब्लास्ट हुआ था वो मेन गेट पे हुआ, इसके बाद तकरीबन 2-3 ग्रेनेड की ब्लास्ट हुई, फिर चौथा जो था वो मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ। पुलिस हुक्काम का भी कहना है कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई ना करती तो जानी नुकसान ज़्यादा हो सकता था। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट पर कहा गया है कि पुलिस की तहकीकात हर पहलू से जारी हैं कि हमलावर कहां से आए थे, ताहम अब तक इन दोनों धमाकों की जिम्मेदारी किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने कबूल नहीं की है। दूसरी जानिब आज पाक अफगान सरहद पर TTP के दहशतगर्दों से झड़प में पाक फौज के
4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 दहशतगर्द हलाक और कुछ जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक TTP के दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन पाक फौज के जवानों ने दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि हालिया दिनों में मुल्क भर में खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में दहशतगर्दी की नई लहर आ गई है, जो इलेक्शन से पहले और ज़्यादा तशवीश की बात है, क्योंकि तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कैंपेन करनी है, जलसे जुलूस करने हैं और हालिया दिनों में होने वाले चंद वाक़यात इस खदशे की निशानदेही कर रहे हैं। रवा साल 30 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में JUIF के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें 45 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसके अलावा रवा माह यानी सितंबर में मस्तोंग में ही JUI के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला के काफ़िले पर बम धमाका हुआ, जिसमें उन समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। जबकि 19 मई को जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के काफ़िले को बलूचिस्तान के इलाके जॉब में निशाना बनाया गया, जिसमें सिराजुल हक बाल बाल बच गए, लेकिन 6 दीगर अफराद जख्मी हो गए। ये सूरत हाल इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक नज़र आ रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।